पहले दरोगा के सामने पत्नी को बलात्कार किया और दरोगा जी के टुकड़े टुकड़े गंडासे से काट के पत्नी के सामने नदी में फेंका। थाने के इंस्पेक्टर राजपाल सिंह और 11 कर्मचारी पुलिस के शहीद कर दिए गए थे। लोग कह रहे थे कि अपने नेम प्लेट मत लगाइए। गाड़ी के आगे पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मत लिखिए, जिससे कि अगर उनको मालूम पड़ गया तो आपका कत्ल कर देंगे। उत्तर प्रदेश की एटा क्षेत्र की सच्ची कहानी है। एटा क्षेत्र का ही दरोगा अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा होता है और यह कोई मामूली दरोगा नहीं था, बल्कि माफियाओं की नाक में दम करने वाला दरोगा था। तो जब यह दरोगा अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसी दौरान उस इलाके के खतरनाक डाकू गैंग के कुछ गुर्गे उसे देख लेते हैं। फिर दरोगा और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद जो कुछ होता है वह सबको हिलाकर रख देता है। सभी के सभी डाकू यानी तकरीबन 4-5 डाकू रहे होंगे। यह गैंग उस दरोगा के सामने ही उसकी पत्नी का एक एक करके कपड़ा उतारता है, उसके साथ बार बार अनैतिक संबंध बनाता है और दरोगा बेबस होकर यह सब देखता रहता है। इसके बाद वे लोग यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि दरोगा को भी उसकी पत्नी के सामने ही खत्म कर देते हैं, उसके शव के टुकड़े कर देते हैं। और उस पत्नी के साथ क्या हुआ वो आगे इस कहानी में जानेंगे। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। अब यह घटना एक तरफ थी, उसी इलाके में दूसरी घटना इससे भी ज्यादा भय वाली थी। अचानक से उस इलाके के एमएलए का अपहरण कर लिया जाता है और कुछ दिन बाद उस एमएलए की लाश मिलती है। इसी बीच उसी एटा इलाके के कुछ डाकू एक पुलिस स्टेशन में 11 पुलिस वालों की थाने में घुसकर हत्या कर देते हैं। यह 3 घटनाएं अपने आप में समाज में लोगों में डर पैदा कर देती हैं। बेटियां कॉलेज जाने से डरने लगती है, लोग जॉब पर ही जाना छोड़ देते हैं। इलाके वाले इन गैंग से इतना ज्यादा थर-थर कांपने लगते हैं कि उन्हें अपनी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं लग रही थी, क्योंकि जिस इलाके में पुलिस वाले से लेकर पॉलिटिशियंस तक सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा की बात करना ही बेकार थी। इवन यह भी आरोप लग रहा था कि वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वह भी इन डाकुओं से मिले हुए थे, क्योंकि इस गैंग ने छोटे और मिड रेंज के अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स की कमर तोड़ दी थी। उत्तर प्रदेश का यह इलाका ऐसा बन चुका था जहां लोग दिन ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि इस इलाके में कानून नहीं बल्कि गैंग्स का राज चलता था। उस समय सरकार के अधिकारियों के पास जो हथियार नहीं रहते थे, वैसी टेक्नोलॉजी से लैस हथियार इन गैंग्स के पास थे। और उस इलाके में जो सबसे खतरनाक गैंग था उसका नाम था महावीर गैंग। अब इस गैंग से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे बहादुर आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह को इस इलाके में तैनात किया जाता है। ये ऐसे अधिकारी थे जिनके आईपीएस सर्विस में आए हुए महज 6 साल हुए थे, यानी उनके अंदर नया खून था और जोशीला जज्बा था। हालांकि जब उन्हें इस जगह पर पोस्टिंग दी गई तो आईपीएस विक्रम सिंह की फैमिली काफी परेशान थी। वहां के हालात देखकर उनकी फैमिली बस यही बोल रही थी कि तुम चाहो तो रिजाइन कर दो, बट इस जगह पर पोस्टिंग नहीं लो। किसी भी फैमिली वालों के लिए उसके बेटे की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन कुछ पैसे कमा लो। लेकिन आईपीएस विक्रम सिंह अपनी महज 6 साल की नौकरी को खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि आईपीएस बनना ही कितना टफ काम होता है। आप समझ सकते हैं कि विक्रम सिंह उस समय हमीरपुर के एसपी के पद पर थे और उन्हें एटा जिले में कुछ दिनों के लिए डिप्लॉयड किया जाता है। और आईपीएस विक्रम सिंह यहाँ पर आकर कमान संभालते हैं और जो कुछ भी किया ना, इसकी चर्चा आज भी होती है। इस केस को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं उस दरोगा के साथ यह सब क्यों और कैसे हुआ। दरअसल ये दरोगा उस इलाके में नए नए आया था और उसने महावीर गैंग के एक शख्स को चेतावनी दी थी कि अगर ऐसे काम करते पकड़े गए तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल के भीतर डाल देंगे और कोई भी गैंग तुम्हारा साथ नहीं देगा। समय बीतता है, एक दिन एटा और बंदायू के बीच जंगल के बीच से आने जाने के रास्ते में, उसी रास्ते में वही दरोगा जो उनके गुंडों को चेतावनी देकर छोड़ दिया था, वे अपने घर जा रहा था। साथ में उसकी पत्नी, नई नवेली पत्नी थी। रास्ता पार करते समय दरोगा और उसकी पत्नी को कुख्यात डाकू महावीर सिंह और उसकी गैंग के लोग इस दरोगा को रोक लेते हैं। शायद उन्हीं के डिपार्टमेंट से किसी पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दे रखी थी। अब दोनों का अपहरण कर लिया जाता है। पत्नी के साथ दरिंदगी की जाती है, जो मैंने पहले ही बताया है। दरोगा को बेरहमी से मारा गया और उनकी लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं।
यह वारदात सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। इसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ट्रेंड होने लगी थी। लेकिन किसी बड़े अफसर में भी हिम्मत नहीं थी कि इस महावीर गैंग के मास्टरमाइंड को पकड़ सके। खैर, इस घटना को अभी कुछ ही दिन हुए थे। इसके बाद 7 अगस्त 1981 को एक और खौफनाक हमला होता है। डाकू छविराम ने एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र में अचानक धावा बोल दिया और 11 पुलिसकर्मी एक साथ एक ही दिन में शहीद कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि इसमें भी महावीर गैंग का ही हाथ था। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि उस दिन गोलियों की बौछार से पूरा गांव हिल गया था। वैसी घटना ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। लोगों में सवाल उठ रहे थे कि अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। और ऐसा ही होता है। उन गैंग्स को जो भी बहन बेटी पसंद आ जाए उनको अगवा कर दरिंदगी करते ही थे। एटा और बदायूं की सरहद पर डर का साया पहले से ही गहरा रहा था। लोग सोचते थे कि डाकुओं का निशाना सिर्फ गांव की बहन बेटियां और रिच लोग हैं और साथ में उनके साथ गद्दारी करने वाले पुलिस वाले हैं। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। दिन दहाड़े एटा के पूर्व विधायक सतीश चंद्र शर्मा को उन्हीं के काफिले से अलग डाकुओं ने अगवा कर लिया। यह कोई आम अपहरण नहीं था, यह सीधे सीधे कानून और राजनीति को चुनौती थी। यह संदेश था कि हम सिर्फ रिच और पुलिस वालों पर नहीं बल्कि पावरफुल ताकतवरों को भी नहीं छोड़ते हैं, उन पर भी हाथ डाल सकते हैं। इस घटना के बाद गांव गांव में खौफ की लहर और बढ़ जाती है। लोग फुसफुसाहट बातें करने लगे। जब नेता और विधायक तक सुरक्षित नहीं हैं, तो अब हम कैसे जिए। इन डाकुओं का नेटवर्क इतना मजबूत था कि उस जमाने में कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी इनसे पंगा लेना नहीं चाहता था। हर दिन बीतने के साथ लोगों की उम्मीदें टूटने लगती हैं। एमएलए का इस तरह से अपहरण करना एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लगातार हो रही वारदातों से पूरा उत्तर प्रदेश दहल चुका था। पुलिस के जवान लगातार शिकार बन रहे थे, नेता किडनैप हो रहे थे और जनता का सरकार कानून से भरोसा उठता जा रहा था। लखनऊ के डीजीपी ऑफिस में कई रातें बिना नींद के गुजरने लगी थी। अफसरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस आतंक का अंत कैसे होगा। तभी एक नाम सामने आता है। वो नाम था आईपीएस विक्रम सिंह। उनके करियर के शुरुआती दौर में ही उन्हें तेज तर्रार, निडर और बुलेट से तेज फैसले लेने वाले अफसर के रूप में उन्हें जाना जाता था। यह सब घटना हुई उस समय आईपीएस विक्रम सिंह हमीरपुर में तैनात थे और अपराधियों के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाइयों की चर्चा पूरे प्रदेश में थी। सरकार ने फौरन फैसला लिया और स्पेशल हेलीकॉप्टर से उन्हें सीधे एटा भेजा गया। एटा में जब वे आए तो हर जगह डर का माहौल था। जैसे ही विक्रम सिंह एटा पहुंचे, पूरा शहर उनकी झलक देखने के लिए उमड़ पड़ा। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, देखो यही वो अफसर है जो कई माफियाओं और डाकुओं को उत्तर प्रदेश से खत्म कर चुका है। लेकिन स्थानीय अधिकारियों और पुलिस वालों ने उन्हें सलाह दी, सर यहाँ वर्दी पहनकर मत निकलना, खतरा है। किसी ने यह भी कहा कि सर गाड़ी पर पुलिस मत लिखवाइए, डाकू हर जगह नजर रखते हैं और अपने बंगले पर भारी सुरक्षा तैनात कीजिए वरना वो हमला कर देंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मत लिखिए, जिससे कि अगर उनको मालूम पड़ गया तो आपका कत्ल कर दें। आईपीएस विक्रम सिंह ने सबकी बातें सुनी, लेकिन इनका जो जवाब था वो सबको चौंका दिया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वर्दी भी पहनूंगा, नेम प्लेट भी लगाऊंगा और गाड़ी पर पुलिस भी लिखवाऊंगा। मेरे साथ सिर्फ इतने ही गार्ड रहेंगे जितने नियम से मिलते हैं। डर कर नहीं, डट कर लड़ेंगे। अब इस इलाके में या तो चाहे मैं रहूंगा या फिर महावीर सिंह ही रहेगा। उनके इस बयान से पूरे जिले में एक नई उम्मीद जागी। लोग सोचने लगे, शायद अब सचमुच डाकुओं का खात्मा होगा। एसपी ऑफिस में एसपी साहब छोटे बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी बीच एक अजीब घटना घटी। उस दिन अचानक एक साधु बाबा एसपी ऑफिस में आ जाता है। उसके लंबी दाढ़ी थी, हाथ में कमंडल, माथे पर भभूत लगाए हुए था। पहले तो एसपी साहब की सिक्योरिटी उसे अंदर आने से मना कर देती है, लेकिन बार बार यही कहता था कि मुझे डायरेक्ट एसपी से मिलना है। कमरे में बैठे पुलिस अफसरों ने सोचा कि शायद यह कोई पागल साधु है, लेकिन बाबा की जिद पर जैसे ही इसे एसपी ऑफिस के चैम्बर में भेजा गया, ये बाबा बोलना शुरू किया। बाबा ने जो बातें बोली वे बातें सुनकर सबकी सांसें थम गई। बाबा बोला, जिस एमएलए को आप ढूंढ रहे हैं उसकी मौत हो चुकी है, उसकी लाश आपको खुद मिलेगी और जिस अपराधी ने हत्या की है उसे आप अपने हाथों से खत्म करेंगे। यह ईश्वर का आदेश है। कमरे में सन्नाटा छा गया।
कुछ अफसर हंस पड़े, ये बाबा तो भविष्यवाणी कर रहा है। किसी ने बोला कि यह बाहर बैठा था और अंदर की सारी बातें सुनकर उसे दोहरा रहा है। लेकिन विक्रम सिंह ने ध्यान से बाबा की आंखों में देखा, उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास दिख रहा था। खैर, बाबा वहां से चले जाता है और ठीक 15 दिन बाद यानी कि 20 मार्च को वो दिन आता है जब एसपी को खबर मिलती है कि पुलिस को एमएलए की लाश मिली है और उसी जन नगर क्षेत्र में महावीर सिंह और उसकी गैंग्स के मेंबर्स को देखा गया है। दरअसल एमएलए की हत्या के बाद उनकी लाश को जमीन के नीचे दफनाया गया था और जो भविष्यवाणी बाबा ने की थी वह सच हो गई। अब जैसे ही यह जानकारी मिली, आईपीएस विक्रम सिंह अपने दल बल के साथ तैयार होने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि सर रहने दीजिए, डाकू महावीर सिंह काफी ज्यादा ताकतवर व्यक्ति है, उससे कोई पुलिस वाला लोहा लेने को तैयार नहीं होता है। मगर आईपीएस विक्रम सिंह ने कहा कि आज या तो डाकू महावीर सिंह रहेगा या मैं रहूंगा। फिर आईपीएस विक्रम सिंह ने पीएससी, जिसे प्रोविंशियल आर्म्ड कॉर्प्स कहते हैं, उसकी टीम तैयार करवाई। इसके अलावा डिप्टी एसपी अमर सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम तैयार करवाई और इन पूरी टीमों के दल को साथ में लेकर 12 बजे के बाद तकरीबन 1 बजे दोपहर में वे जननगर गांव के पास पहुंच गए। अब जननगर गांव के पास जैसे ही पुलिस की इतनी ज्यादा टीमें पहुंची, डाकू महावीर सिंह को इसका पता चल गया। डाकू महावीर और उसकी गैंग ने जैसे ही पुलिस का पता चला, महावीर सिंह वहां से निकलते हुए सीधा गन्ने के खेत में जाकर छिप गया। अब गन्ने के खेतों से कुछ देर बाद महावीर सिंह ने फायरिंग शुरू की। अब डाकू महावीर सिंह इतना तेज था कि वो अपनी लोकेशन की भनक पुलिस को नहीं लगने देना चाहता था। उसने सोचा कि बंदूक की आवाज पर पुलिस वाले यहाँ आएंगे, तब तक वह किसी और लोकेशन पर चला जाएगा। लेकिन इस बार पुलिस में यूनिटी थी और पुलिस चारों तरफ से थी। वह जिस दूसरे गन्ने की खेत की ओर भागा, 2 बजे के करीब पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है और लगातार मुकाबला होते होते 4 बज चुके थे। डाकू महावीर सिंह इंतजार कर रहा था कि जैसे ही दिन हटे, डार्क हो जाए, उसके बाद सीधा पुलिस पर हमला बोलते हुए यहां से फरार हो जाएगा। इधर पुलिस को और खास तौर पर आईपीएस विक्रम सिंह को इस बात का डर था कि अगर अंधेरा हुआ तो पुलिस के लिए, जवानों के लिए और अधिकारियों के लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली बात हो सकती है, क्योंकि उनके पास लाइट का भी ज्यादा अरेंजमेंट नहीं था, ना ही इस पूरे लोकेलिटी को अच्छे से जानते थे और डाकू लड़ने और मरने से डरते नहीं थे। इसलिए कोशिश यह थी कि दिन छिपने से पहले ही डाकू महावीर सिंह और उसकी गैंग को पकड़ लिया जाए। अब इस बीच फायरिंग लगातार हो रही थी। डाकू महावीर सिंह अगर एक जगह से फायरिंग करता तो थोड़ी देर बाद अपनी लोकेशन बदल लेता ताकि पुलिस वाले उसकी लोकेशन पर फायरिंग करके चकमा खा जाए। अब थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने हिम्मत की। आईपीएस विक्रम सिंह ने कुछ पुलिस वालों को, खास तौर पर डीएसपी अमर सिंह को कहा कि आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। डीएसपी द्वारा पीएससी की एक टीम को लगाया गया और आगे बढ़ने के लिए कहा गया और खेत को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद डाकू की जो प्रोबेबल लोकेशन थी उसके पास पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए और वे आगे बढ़ने लगे और अचानक से आमने सामने की फायरिंग हुई। इतनी तेज फायरिंग हुई जिसका अंदाजा शायद खुद विक्रम सिंह को भी नहीं था। इस फायरिंग में विक्रम सिंह को डर था कि कहीं उसके जवान तो शहीद न हो जाए, पर जब जाकर देखा तो वहां पर पता चला कि डाकू विक्रम सिंह ढेर हो चुका था। महावीर सिंह के मारे जाने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। गांव-गांव में लोगों में जश्न मनना शुरू हो जाता है, जैसे मानो इंडियन क्रिकेट टीम ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो और पुलिस और आईपीएस विक्रम सिंह के जयकारे हर जगह गूंज रहे थे। इस आईपीएस ऑफिसर विक्रम सिंह के लिए आप भी जरूर सैल्यूट करना और फेसबुक, व्हाट्सएप पर इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जो आज करप्ट आईपीएस अधिकारी अपने अपने ऑफिस में बैठकर घूस लेते हैं और ईमानदारी उनके अंदर दूर दूर तक नहीं रहती, उन्हें भी ये वीडियो मिले और उनके गाल पर भी तमाचा लगे। आईपीएस विक्रम सिंह के नेतृत्व में इस एनकाउंटर ने साबित कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन न्याय करने वाला बच भी नहीं सकता। यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और जी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।